फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्टनरशिप का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हैं। इसके अंदर जो हम लोग सबसे पहले वाले टॉपिक जो लेंगे वो तो लेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा साझेदारी की आवश्यकता। उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक होगा साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। और एक तीसरा लास्ट टॉपिक हम लोग लेंगे साझेदारी की विशेषता, साझेदारी की आवश्यकता, साझेदारी का अर्थ, परिभाषा और साझेदारी की विशेषता। ये तीन टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है साझेदारी की आवश्यकता। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार के अंतर्गत एक ही मालिक होता है, जो ऑनर होता है, मालिक, जो मालिक होता है वो कौन होता है, एक ही व्यक्ति होता है। और अब चूंकि एक ही व्यक्ति मालिक होता है तो उसे कई प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से साझेदारी का जन्म हुआ। क्या क्या समस्याएं देखते हैं। सीमित पूंजी, एक व्यक्ति कैपिटल जो लगाएगा वो लिमिटेड लगाएगा, ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा सकता। सीमित प्रबंध, एक व्यक्ति प्रबंध जो है वो भी कितना कर सकता है, सीमित कर सकता है। ऐसे नहीं है कि वो 5,000 लोगों का या 10,000 लोगों का मैनेजमेंट कर लेगा। क्षमता व चातुर्य, क्षमता व चातुर्य, एक व्यक्ति की क्षमता तथा चातुर्य वो भी लिमिटेड होता है। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो उनमें क्षमता तथा चातुर्य भी ज़्यादा होगा। अनिश्चित अस्तित्व, अस्तित्व की भी निश्चितता होती है। आदि एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उद्भव हुआ। ये प्रॉब्लम्स थी एकाकी व्यापार के अंतर्गत, जिसके कारण साझेदारी का उद्भव हुआ। पहली थी सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध, क्षमता व चातुर्य, अनिश्चित अस्तित्व, इनकी वजह से। फिर बाद में ये क्या कह रहा है, पूंजी कार्यकुशलता अनुभव की पूर्ति के लिए साझेदारी की स्थापना की गई। पूंजी, अब देखो एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो पूंजी यानी कि पैसा भी ज़्यादा आ पाएगा, ज़्यादा लोग होंगे तो कार्यकुशलता भी अच्छी होगी, और अनुभव, एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो उनमें अनुभव भी ज़्यादा होगा। वास्तव में यह विकेंद्रित साधनों का केंद्रीकरण है। ये विकेंद्रित साधनों का केंद्रीकरण है। विकेंद्रित यानी कि अलग अलग विकेंद्रित बिखरे हुए पड़े हैं, उन सभी साधनों को हमने क्या कर दिया, केंद्रीकृत कर दिया, यानी कि एक जगह इकट्ठा कर दिया। किस प्रकार से कर दिया इकट्ठा, जैसे कहीं पर पूंजी है तो कहीं पर प्रतिभा है। किसी के पास पैसा है मगर प्रतिभा नहीं है, तो किसी के पास प्रतिभा है तो किसी के पास पैसा नहीं है। संक्षेप में साझेदारी की आवश्यकता एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए हुई। इन्हीं कमियों के कारण क्या हुआ, साझेदारी का उद्भव हुआ, साझेदारी का जन्म हुआ, इन कमियों को दूर करने के लिए। अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कह रही है। साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। यानी कि साझेदारी से संबंधित जो भी कानूनी काम है वो कहाँ पर बताया गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम की 1932 में साझेदारी से संबंधित जो भी नियम और जिम्मेदारियां, कानून वो बताई गई है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पे लागू होता है। कौन से एक्ट में है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंदर प्रावधान है, और ये कब से लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर ये कानून लागू हो रखा है।
सवाल उठता है कि इससे पहले कौन से अधिनियम में था। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व साझेदारी संबंधित प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में दिए गए थे। 1932 से भी पहले साझेदारी थी, मगर उससे पहले कहाँ था, उससे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर साझेदारी से संबंधित नियम दिए गए थे। ठीक है। साझेदारी का आशय व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। साझेदारी है क्या? ये एक व्यावसायिक संगठन है, व्यवसाय करने वाले संगठन है, जिसमें क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए आपस में क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाती है। व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं। क्या करते हैं ये लोग सभी मिलकर, जो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिले ना, वो क्या करेंगे, पूंजी लगाएंगे, प्रबंधकीय योग्यता मैनेजमेंट करेंगे और सभी मिलकर काम करेंगे तथा जो लाभ होंगे उसको आपस में बांट लेंगे। ठीक है। फिर ये सर फ्रेडरिक पॉलक जी ने भी परिभाषा दी है। ये क्या कह रहे हैं, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने सबके द्वारा अथवा सबकी ओर से उनमें से किसी के द्वारा किए जाने वाले व्यापार के लाभों में हिस्सा बांटने के लिए ठहराव किया है। ये क्या कह रहे हैं सर फ्रेडरिक पॉलक, क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। यहाँ पे व्यक्तियों का कहा गया, यानी कि दो, एक से ज़्यादा है, इनके बीच का संबंध है जिसमें क्या कह रहे हैं, सबके द्वारा या तो सभी या सबकी ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा किए जाने वाले व्यापार, या तो सभी मिलकर व्यापार करेंगे या उनमें से कोई एक व्यक्ति व्यापार करेगा और जो लाभ आएगा उसके हिस्से को बांटने के लिए जो ठहराव करते हैं वो क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। ठीक है। ये जो परिभाषा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें ये ही याद करनी है अगर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि साझेदारी क्या होती है। ये आपको कहाँ तक ये याद करनी है परिभाषा, ये परिभाषा आपको यहाँ तक याद करनी है, पूरी की पूरी परिभाषा। इसमें किसी भी प्रकार का अपनी मर्जी से कोई भी शब्द ना कम करें ना ही जोड़ें। ये परिभाषा एकदम सटीक परिभाषा है और हमें यही परिभाषा याद करनी है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट में कही गई, ये कानून में कही गई परिभाषा है, इसलिए। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, मैंने बताया था, इस एक्ट के अंतर्गत सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं, जो कि 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया था। कि धारा 4 के अनुसार, ये धारा 4 है, उसमें साझेदार की परिभाषा दी गई है। क्या कह रहा है, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है। साझेदारी क्या है, व्यक्ति हैं दो या दो से ज़्यादा, उनके बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। जो कोई व्यवसाय है उसको लाभ, उससे जो लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट, बांटने के लिए एग्री हो गए, जिसका संचालन, जिसका ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट कौन चलाएगा उसको, उन सभी के द्वारा, या तो सभी मिलकर चला रहे हैं या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। फिर से देखते हैं क्या कह रही है परिभाषा। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में कहा गया है कि साझेदारी व्यक्तियों के मध्य का एक संबंध है जिसमें किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए कोई व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं, व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हो गए हैं, जिनका संचालन या तो उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, साझेदार कहलाते हैं। साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं, तथा सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो ये साझेदार कहलाएंगे और सभी एक साथ मिल जाएंगे तो फर्म कहलाएंगे। जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। आखिरी टॉपिक है हमारा साझेदारी की विशेषता। ये डेफिनेशन में से ही इसके पॉइंट उठाए गए हैं।
सबसे पहला जो पॉइंट है क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। अगर दो से कम व्यक्ति होंगे तो एकाकी व्यापार हो जाएगा, और एक से ज़्यादा होंगे तो साझेदारी हो जाएगा। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तभी तो साझेदारी होगी, नहीं तो साझेदारी कैसे। कोई भी अकेला व्यक्ति स्वयं का साझेदार नहीं हो सकता। साथ ही ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता हो। देखो पहली बात तो क्या है पहली बात जो इन्होंने कहा, क्या कही गई, इम्पोर्टेंट क्या है कि कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो क्या करने, अनुबंध करने की क्षमता रखते हों। अब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति तो हो गए, मगर अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो वो साझेदार नहीं बन सकते हैं। अब अनुबंध करने के योग्य कौन सा व्यक्ति होता है, वो बात कहाँ कही गई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार एक अवयस्क, पागल व कानूनी द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति फर्म का साझेदार के रूप में शामिल नहीं हो सकता। अब देखो ये 1872 में कहा गया है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कि अनुबंध नहीं कर सकता। एक अवयस्क जो 18 साल से कम हो, पागल और कानून के द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। ये क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का अनुबंध करना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं होते, तो ये साझेदार नहीं बन सकते। इसी विशेषता के आधार पर यदि भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर एक रह जाएगी तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब दो साझेदार हैं, ए और बी। ए मर गया तो बी अकेला बचा, तो जैसे ही ए मर जाएगा या बी मर जाएगा, एक साझेदार बचेगा तो साझेदारी समाप्त हो जाएगी। भारतीय साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि देखो मिनिमम पार्टनर कम से कम दो, ये तो साझेदारी साझेदारी अनुबंध भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बताया गया है, मगर साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा कितने साझेदार हो सकते हैं। ये बात कहाँ बताई गई है, ये कंपनी अधिनियम के धारा 464 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या वही होगी जो निर्धारित की जाएगी। अब अधिकतम संख्या जो है वो कहाँ बताई गई है, कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अंतर्गत साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में बताया गया है, जो कि क्या कह रहा है, जो 100 से अधिक नहीं होगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। लेकिन कंपनी विविध अधिनियम 2014 के नियम 10 के अंतर्गत यह संख्या 50 तक कर दी गई है। पहले तो इन्होंने कितनी करी थी, इन्होंने 100 करी थी, मगर बाद में फिर से इन्होंने नियम में बदलाव किया। कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अंतर्गत कितनी हो सकती है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अभी के समय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी है, 50, और अधिकतम संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम में बताया गया है। साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना, एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के साझेदार नहीं बन सकते। साझेदारी का जन्म समझौते द्वारा ही होता है, अतः साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक है। साझेदारी तभी जन्म लेगी जब उनके बीच में किसी प्रकार का समझौता या एग्रीमेंट हो रखा है। अब समझौता जो है वो लिखित या मौखिक कैसा भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए लिखित होना जरूरी है। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो समझौता लिखित अथवा मौखिक कैसा भी हो सकता है, और जो साझेदारी का जन्म है वो समझौते द्वारा ही होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के धारा 5 के अनुसार अयोग्य घोषित व्यक्ति फर्म में साझेदार के रूप में शामिल नहीं हो सकता। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि अयोग्य व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। इसी विशेषता के आधार पर यदि भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर एक रह जाए तो भी साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये हमने पहले भी बात करी थी। भारतीय साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या वही होगी जो निर्धारित की जाएगी, जो 100 से अधिक नहीं होगी। लेकिन कंपनी विविध अधिनियम 2014 के नियम के 10 के अंतर्गत 50 तक सीमित कर दी गई। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली थी, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, पहले भी बता चुके हैं। किसी स्थिति के कारण बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता। जब तक अनुबंध नहीं है या ठहराव नहीं है तो साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता। केवल दो पक्षकार मिलकर कारोबार करने मात्र से साझेदार नहीं में हो जाएंगे। इसी प्रकार साझेदारी का जन्म कानून के प्रभाव तथा उत्तराधिकारी से भी नहीं होता है, यह केवल ठहराव से ही उत्पन्न। देखो एक बात बता दूं मैं आपको
दो शब्द सुनने को मिल रहे हैं, एक तो है ठहराव, दूसरा है अनुबंध। ठहराव का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग आपस में मिलकर बातें तय कर लें और उसको एक पेपर पे लिख लें कि ये नियम और शर्तें होंगी, और जब उसी पेपर को हम लोग कानून द्वारा रजिस्टर्ड या फिर कोर्ट्स में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, एफिडेविट करवा लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, लीगल एग्रीमेंट बन जाता है। तो वो अनुबंध कहलाता है। जब तक कोर्ट से काम नहीं करवाते तब तक वो क्या कहलाता है, ठहराव कहलाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, लाभों का विभाजन। साझेदारी के मध्य लाभों का विभाजन होना भी बहुत ही जरूरी है। साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना, लाभ कमा रहे हैं और उसे साझेदारों के मध्य बांटना है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, परोपकार करना है, कानूनी रूप से साझेदारी नहीं हो सकते। लाभ कमाना जरूरी है, अगर कोई संस्था लाभ नहीं कमाती है तो वह साझेदार नहीं हो सकती। साझेदारों को लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, परंतु हानि में हिस्सा होना आवश्यक नहीं है। प्रॉफिट के लिए साझेदार बन सकता है, मगर जरूरी नहीं है कि उसे लॉस भी वहन करना पड़े, यानी बियर करना पड़े। जैसे कि आवश्यक साझेदार को केवल फर्म के लाभों में हिस्सा होता है, हानियों में नहीं होता है। जो आवश्यक साझेदार होता है वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉस नहीं लेगा। विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों को भी लाभ के अनुपात में बांटा जाता है। विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों को भी लाभ के अनुपात में बांटा जाता है। इसका मतलब है कि जैसे कि अपन ने एग्रीमेंट बनाया, दो साझेदार थे, प्रॉफिट जो था हमने एक एक के अनुपात में रखा, तो लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये नियम है कि भैया लाभ को एक एक के अनुपात में बांट रहे हो तो हानि को भी एक एक के अनुपात में बांटोगे। व्यवसाय का होना जरूरी है। साझेदारी का गठन का उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय को चलाना होना चाहिए। व्यवसाय में शब्द में प्रत्येक धंधा पेशा शामिल है। यदि किसी भी संस्था का गठन धार्मिक सामूहिक कार्यों के लिए किया जाता है तो उसे साझेदार नहीं माना चाहिए। वैध व्यवसाय होना चाहिए, और वैध व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, धंधा, पेशा सभी आता है। कोई भी संस्था जिसका गठन धार्मिक या सामूहिक कार्यों के लिए हुआ है उसे साझेदार नहीं माना जाएगा। जैसे गीता का पाठ करा रहे हैं, रामायण का पाठ करा रहे हैं, तो ये धार्मिक कार्य हैं, तो इसमें साझेदार नहीं माना जाएगा। कुछ व्यक्ति लोग होते हैं जो 3-4 लोग मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं, तो वो साझेदार नहीं है। व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। जो व्यवसाय होगा उसको या तो सभी मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा। कानूनी रूप से व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदार भाग लग सकते हैं। आप किसी को रोक नहीं सकते कि भैया तू व्यवसाय में हिस्सा मत ले या ऑफिस मत आया कर, परंतु व्यवसाय का संचालन उन सभी की सहमति से कोई भी साझेदार कर सकता है। या तो सभी साझेदार मिलकर फैक्ट्री चलाएंगे या व्यवसाय को चलाएंगे, या फिर सभी कह देंगे कि भाई एक जना ही व्यवसाय को चलाएगा, क्योंकि प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है। एजेंट इसलिए है क्योंकि वह अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है, और स्वामी इसलिए क्योंकि वह स्वयं अन्य कार्यों से अन्य साझेदारों के कार्यों को बाध्य कर सकता है। देखो इसको समझो क्या कह रहा है। जैसे कि ए, बी और सी, ये 3 साझेदार है ना। अगर इस ए ने कुछ काम कर लिया है तो बी और सी भी इसके प्रति क्या होंगे, जवाबदेह होंगे। और अगर सी ने कुछ काम कर लिया है ना तो ए और बी भी इस कार्य के प्रति जवाबदेह होंगे। तो यानी कि ये एजेंट और मालिक दोनों का रिलेशनशिप होता है आपस में। साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा संचालित होती है। 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था। असीमित दायित्व साझेदारों के प्रत्येक साझेदारों का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदारों के समस्त दायित्व के लिए संयुक्त व पृथक दोनों उत्तरदायी होते हैं। जो इनका दायित्व होता है वो क्या होता है, असीमित होता है, संयुक्त व पृथक दोनों में। यानी कि अगर जब फर्म को लॉस लग जाएगा तो उस केस में या तो सभी साझेदार पैसा मिलकर चुकाएंगे, और अगर जब उनके व्यवसाय को बेचने से भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वो घर से पैसा लेकर आएंगे। पृथक अस्तित्व नहीं होता, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता, यानी कि साझेदारी फर्म और साझेदार अलग अलग नहीं है। आशय यह है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ
प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। वही बात एजेंट और मालिक ऑनर वाला रिलेशनशिप सेपरेट नहीं है। अगर जब एक फर्म ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो सभी साझेदारों को उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी है। आप पृथक नहीं हो, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो फर्म ने किया है। आप फर्म के मालिक हो तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है, ये आज हम लोगों ने इतना टॉपिक पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग साझेदारी के प्रकार पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।